नमस्कार। ये स्टोरी नहीं है, ये वैज्ञानिक शोध है, उसकी सारांश है। मेडिकल साइंस प्रेम के बारे में क्या कहता है। एक कहावत बड़ी मशहूर है कि प्रेम में होना बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। अगर इसकी विवेचना करें तो कह सकते हैं कि जब हम किसी से प्रेम में होते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, तो हमें सुख का अनुभव होता है, हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है, हमारा तनाव, कुंठा, अवसाद इत्यादि सब गायब हो जाता और हम दीवानगी के नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। बहुत सारे कवि और रोमांटिक साहित्य लिखने वाले कहते हैं कि यह सब दिल से होता है, पर मेडिकल साइंस के लिए यह सब दिमाग से शुरू होता है। वो कहते हैं कि जब हमें कोई पसंद आता है तो हमारे शरीर में रसायनों का एक कॉकटेल यानी गुच्छा बन जाता है, जिसकी वजह से हमें खुशी, सुख, निकटता और आराम का एहसास होता है। और इस अच्छे एहसास के पीछे का राज छुपा है डोपामाइन नाम के हार्मोन में, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसे एक फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। जब भी हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं, तो डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। जब हम शुरुआत में किसी से रोमांटिक संबंध में होते हैं और हर वक्त उस खास शख्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो मन में घबराहट, उत्तेजना, रोमांच इत्यादि पैदा होते हैं। इस क्रिया से हमारा मस्तिष्क एड्रेनल ग्लैंड तक एक सिग्नल भेजता है। एड्रेनल ग्लैंड को हिंदी में अधिवक्य ग्रंथि कहते हैं, जो किडनी के ऊपरी भाग में होती है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है। सिग्नल मिलने पर एड्रेनालाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स इस उत्तेजना को और बढ़ाते हैं। डोपामाइन की तरह नॉरएपिनेफ्रिन भी एक फील गुड हार्मोन है, जो प्यार और एहसास को और भी बेहतर बनाता है और साथ ही आपके पार्टनर के प्रति मोह, लगाव और जुनून को भी पैदा करता है। इन हार्मोन्स के स्रावित होने से सीधा मतलब है कि आपका मस्तिष्क आपसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है। जब मस्तिष्क में ये बात बैठ जाती है कि आप प्रेम में हैं और हमेशा उसके ही बारे में सोच रहे हैं, या सरल भाषा में कहा जाए तो अपने चारों तरफ उस शख्स को ही महसूस कर रहे हैं जिसे आप प्रेम करते हैं, तो मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम लगातार डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है। लिम्बिक सिस्टम मस्तिष्क की संरचनाओं का एक समूह है जो बाईं तरफ ब्रेन स्टेम के ऊपर स्थित होता है। डोपामाइन के लगातार रिलीज होने का मतलब है कि यह आपके पार्टनर की तरफ आपके प्रेम को बढ़ाता है। यदि आपका पार्टनर आपके पास नहीं है तो यह हार्मोन उसे देखने या मिलने की इच्छा को और बढ़ाता है। कहते हैं प्रेम में इंसान अंधा हो जाता है। सरल भाषा में कहूँ तो जब किसी से प्रेम हो जाता है या कोई पसंदगी की हद तक पसंद आ जाता है, तो उसमें खामियां नजर नहीं आती और न ही उसकी कही गई कोई बात बुरी लगती है। यदि कोई दूसरा शख्स उसकी खामियां बताता है तो बताने वाले शख्स पर गुस्सा आता है और गुस्से की स्थिति में हम खामियां बताने वाले शख्स से अपना नाता तोड़ लेते हैं या उन बातों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है जिससे हम प्रेम करते हैं वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सही, अच्छा और प्यारा इंसान है और बाकी दुनिया अपना मतलब साधने के लिए हमारे साथ है। लेकिन हमारे ऐसे व्यवहार के पीछे भी न्यूरॉन्स और रसायनों का ही एक कॉकटेल होता है। टेम्पोरल लोब में बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक गुच्छा होता है जिसे अमिंडला कहते हैं। यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स के 4 प्रमुख लोब्स में से एक है, जो मस्तिष्क के अंदर और कान के करीब होता है। यह लोब काफी हद तक सचेत और दीर्घकालिक स्मृतियों दोनों को बनाने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। यह दृश्य और ध्वनि संस्करण में भी एक भूमिका निभाता है और वस्तु और भाषा पहचानने इन दोनों कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। जिसे अमिंडला कहते हैं, उसका कार्य है कि किस बात पर किस तरह की और कैसी प्रतिक्रिया करनी है, यह तय करने में अमिंडला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमतौर पर इसे लिम्बिक सिस्टम का ही हिस्सा माना जाता है और कोई भी जटिल निर्णय करने, डर की स्थितियों को पहचानने, किसी के झूठ को पकड़ने, मुश्किल स्थिति से हमारा बचाव करने
आदि में यह हमारी मदद करता है, अमिंडला। और जब लोग प्रेम में होते हैं तो यह अमिंडला थोड़े समय के लिए सोने चला जाता है, या कह सकते हैं कि वह हमारे दिमाग को सिर्फ एक ही तरह से सोचने के लिए छोड़ देता है। लेकिन ये अमिंडला सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही सोने चला जाता है जिससे हम प्रेम करते हैं। जैसे ही बात उस व्यक्ति की आती है जिससे हम प्रेम करते हैं, तो उस व्यक्ति की बात आते ही ये अमिंडला निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि सोने चला जाता है। बाकी किसी भी व्यक्ति की कोई बात अगर सामने आती है तो ये अमिंडला पूर्णतः जागृत है, परंतु जब जैसे ही उस व्यक्ति का नाम आएगा जिससे हम प्रेम करते हैं तो ये अमिंडला निष्क्रिय हो जाए, जिसके कारण हम अपने साथी के दोष, कमियां, खामियां जो भी ऐसी हैं जिस वजह से हम उससे प्रेम नहीं कर सकते, उन बातों को देखने ही नहीं देता है, क्योंकि ये निष्क्रिय हो जाता है। और इसी वजह से लोग प्रेम को अंधा कहते हैं। जब हमें किसी से इतना लगाव या प्रेम हो जाता है कि उसके साथ सारी जिंदगी बिताने का मन करे, उसके साथ सुबह उठने का मन करे, हर वक्त मन के किसी हिस्से में उसे खुश देखने की जद्दोजहद चलती रहे, तो ऐसी अवस्था में हमारा मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज करने लगता है, जो दो लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन का उत्पादन मस्तिष्क के एक भाग हाइपोथैलेमस, जो कि एक मोती के आकार की संरचना होती है और यह कई महत्वपूर्ण कार्यों का निर्देशन करती है, जैसे कि हमें सुबह उठने का निर्देश देती है, और मोटे तौर पर भी यह एक महत्वपूर्ण भावनात्मक केंद्र है जो हमें उत्साह, गुस्सा या दुखी महसूस कराता है। तो ऑक्सीटोसिन का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। जब दो लोग भावनात्मक रूप से पूरी तरह संवेदनशील होकर करीब आते हैं या सेक्स करने के बाद चरम अवस्था में जब स्खलन होता है तो यह हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन के कार्य को सरल भाषा में अगर कहा जाए तो यह दो लोगों के बीच विश्वास और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। जो चाहे दोस्त हों, नातेदार भी हो सकते हैं, लव पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें भावनात्मक संबंध बहुत ज्यादा है, और अगर लव पार्टनर हैं तो भावनात्मक संबंध के अलावा सेक्स भी करें, तो इन सब के बीच में एक विश्वास और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। जब प्रेम हमेशा के लिए प्रेमी और प्रेमिका को पास ले आए तो मस्तिष्क के वेंट्रल पलिडम में गतिविधियां बढ़ जाती है। यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका उनके लिए इस्तेमाल किया गया है जो लगातार साथ रहते हुए एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। तो जब मस्तिष्क के वेंट्रल पलिडम में गतिविधियां बढ़ जाती हैं तो मस्तिष्क का यह हिस्सा ऑक्सीटोसिन व वैसोप्रेसिन से भरपूर होता है, और ये दोनों ही हार्मोन प्रेम व गहरे लगाव का एहसास करवाते हैं। हमारे शरीर में बहने वाले एड्रेनलिन, एम्फेटामिन हमें खुशी और स्फूर्ति का एहसास कराते हैं। इसके अलावा एंडोर्फिन्स भी होते हैं जो हमारी प्रतिरोधक इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, और इसके बहने से हमारे शरीर की छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं ठीक होती रहती। जब प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे को चूमते हैं तो इनके मस्तिष्क पर एक दूसरे की मुंह से लार का बहुत तेजी से विश्लेषण करते हैं। इस विश्लेषण में महिला का दिमाग पुरुष के मुकाबले उसकी प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति को लेकर जल्द ही रासायनिक निर्णय करता है। यहाँ पर प्रतिरोधक क्षमता से मतलब है पुरुष का प्यार में धोखा देने से संबंधित भावना से है, और यह समूची रासायनिक प्रक्रिया ही बताती है कि क्यों प्रेम में डूबे लोग प्रेम में ना डूबे लोगों से ज्यादा खुश रहते हैं। और यह बात फीमेल जेंडर के बारे में तो मेल जेंडर के मुकाबले ज्यादा सटीक बैठती है। डॉक्टर हेलन फिशर, जो न्यू जर्सी की रटगर्स यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रोफेसर हैं, वो मस्तिष्क की स्कैनिंग करके उसमें प्रेम की स्थिति जगाने के लिए शोध कर रही हैं। वे मस्तिष्क में 3 तरह की भावनाओं का अब तक पता लगा चुकी हैं, जिसमें पहली है लालसा, दूसरी है आसक्ति और तीसरी है लगाव। हर भाव का अपना निश्चित रसायन होता है जो तब प्रतिक्रिया करता है जब उसका मालिक किसी की ओर आकर्षित होता है। मालिक का मतलब उस इंसान से जो प्यार में पड़ने की सोच रहा है। जीव वैज्ञानिक प्रेम के 3 हिस्सों को प्रजनन सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य के रूप में मानते हैं। जब एक बार गर्भ धारण हो जाता है तो यह प्रणाली स्वयं निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि प्रेम की प्रक्रिया रुक जाती है। पहला चरण लालसा का है, जो शारीरिक व शब्दोत्तर
आकर्षण होता है। सरल भाषा में किसी अट्रैक्टिव बॉडी और बोलने में मासूमियत के प्रति आकर्षण। दूसरे चरण के बारे में प्रोफेसर फिशर कहती हैं कि आसक्ति है एक ऐसा चरण होता है जिसमें कोई शख्स बार बार हमारे ख्यालों में आता है और हम उसे अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते। हमारा दिमाग केवल प्रेमी या प्रेमिका की खासियतों पर ध्यान देता है और उसकी बुरी आदतों को नजरअंदाज कर देता है। यह दूसरा चरण है आसक्ति का। आसक्ति संभावित साथी के साथ मेल करने की कोशिश है और यह भावना इतनी सशक्त होती है कि इससे मस्तिष्क में बहुत जबरदस्त रसायनों का मिश्रण निकलता है, जिसके कारण उल्लास, सुख, आनंद की भावना पैदा हो जाती है। डोपामाइन सुख का एहसास देता है, फिनाइलथाइलामाइन उत्तेजना का स्तर बढ़ाता है और सेरोटोनिन भावनात्मक स्थिरता का एहसास कायम करता है और नॉरएपिनेफ्रिन यह एहसास जगाता है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आसक्ति की स्थिति अस्थायी होती है, यह स्थायी नहीं होती। यह चरण आमतौर पर 3 से 12 महीने तक चलता है, जबकि इसी बीच अधिकतर लोग इसे ही यानी रसायन के मिश्रण को ही, जिसके कारण अलग अलग तरह की भावना पैदा हो रही हैं, इन भावनाओं को ही प्रेम मानने की गलती कर बैठे। वास्तव में यह प्रकृति की जैव वैज्ञानिक कारीगरी है जो इस बात की सुनिश्चितता करती है कि पुरुष व महिला पर्याप्त समय के लिए एक साथ आए ताकि वे यौन संबंध स्थापित कर सकें। आसक्ति सिर्फ यौन संबंध तक ही निर्भर है। अब यौन संबंध स्थापित करने के बाद जब गर्भ ठहर जाता है तो आसक्ति का चरण समाप्त होने लगता है। अब इसके बाद तीसरे चरण आने से पहले, जो कि लगाव का है तीसरा चरण, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। यानी कि जब आसक्ति का चरण पूरा हो जाता है और बात आसक्ति के वक्त बहने वाले रसायनों में लिपटी हुई भावनाओं से निकलकर हकीकत में आ जाती है, या सरल भाषा में कहें तो एक दूसरे की खामियां दिखने लगती। खामियां दिखने से मतलब है कि जो चीज उस समय सो गई थी, जिसका नाम अमिंडला है। आपको याद होगा कि अमिंडला जो कठिन निर्णय करने और डर की स्थितियों को पहचानने या किसी के झूठ को पकड़ने या समझने में या मुश्किल स्थिति से हमारा बचाव करने आदि में भूमिका निभाती है, और जो प्रेमी की जब बात आती है तो जब वो निष्क्रिय हो जाती है, लेकिन अब बात प्रेमी की भी आ जाए तो भी वो सक्रिय ही रहती है। यानी कि अब अमिंडला जागृत हो चुकी है, वो हर व्यक्ति के लिए जागृत। तो फिर दोनों साथियों में से एक या फिर दोनों ही एक दूसरे को अस्वीकृत करने लगे। कुछ रिश्तों में तो यह रिश्ता खत्म करने की नौबत तक आ जाती है या रिश्ते खत्म भी हो जाते, और अधिकतर रिश्ते सामाजिक और आर्थिक कारणों से दोनों लोग पति और पत्नी बस एक बेमतलब सा साथ रहने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लगाव का तीसरा चरण शुरू होता है। अगर इन दोनों चीजों से पति पत्नी बच गए, न तो वो अलग हुए या उनमें आपसी में अस्वीकृत करने की जो स्टेज थी वो खत्म हो गई, जब वो चरण भी निकल जाता है तब जाके तीसरा चरण शुरू होता है, जो कि लगाव है। इस लगाव में दोनों का ध्यान आपसी सहयोग पर केंद्रित होगा, और सहयोग कुछ इस तरह का होगा कि एक परिवार का निर्माण हो सके और बच्चों की परवरिश अच्छे से की जा सके। इसीलिए कहा गया है कि असली प्रेम तब है जब आप एक संकट के समय को दोनों लोग खुशी खुशी पार कर लें। संकट का समय कहना कि जब आप दोनों की मानसिक स्थिति का भी मेल हो जाए, ये तब है असली प्रेम। तो इस पूरी कहानी का सार यह है कि हम सभी इंसान हैं जो एक जैविक जीव हैं, जिसका एक सिस्टम है, और सभी कुछ इस सिस्टम पर निर्भर करता है कि हम कहां, कब, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और हमें लगने लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। ये इंसान की मूर्खता नहीं तो और क्या है। इसी के साथ ये मेडिकल साइंस की जो प्रेम के बारे में मेडिकल साइंस जो समझता है